गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण में है सर्वनाम और जो लेसन नंबर है वो 8 है। आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे कि सर्वनाम शब्द का अभिप्राय क्या है, सर्वनाम शब्द क्या होता है। तो यहां देखेंगे आप कि सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सर्वधन नाम। सर्वधन नाम अर्थात सर्व का मतलब होता है सब और नाम का मतलब होता है संज्ञा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि सर्व का मतलब सब और नाम का मतलब संज्ञा। तो हम यहीं पर इसकी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि देखो, सभी संज्ञाओं के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वैसे परिभाषा आपके पास दे रखी है, संज्ञा शब्दों के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सेम परिभाषा वही है, संज्ञा शब्दों के बदले मतलब संज्ञा शब्दों के स्थान में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे वो शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हमारे पास वह, वे, तुम लोग, आप, मैं, कुछ आदि ऐसे सर्वनाम है जो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा, एक उदाहरण है हमारे पास सर्वनाम शब्द के लिए कि राम ने पत्र लिखा। अब ध्यान दो कि हमने आपको बताया संज्ञा शब्दों में ये राम जो है ये संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है आपको पता है, हमने इससे पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस संज्ञा के स्थान पर हम अगर इन शब्दों को, इन सर्वनामों को प्रयोग करेंगे तब जाके वाक्य बनेगा। जैसे हमने देखा वैसे ये वाक्य है, राम ने पत्र लिखा और इसी की जगह हम लिखते हैं उदाहरण के तौर पर वह। अब हमने संज्ञा के स्थान पर इसको चेंज कर दिया है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो ध्यान देंगे आप, ये जो वह है ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। और ऊपर हमने इसको क्या बनाया? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी शब्द को प्रयुक्त करेंगे तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम आपको आगे बताएंगे कि सर्वनाम शब्द के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषाएं जानेंगे। सबसे पहले हम केवल नाम बताएंगे आपको सर्वनाम शब्दों के। सबसे पहले है सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट जो है आपके पास है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आप याद करेंगे, जैसे मैं आप पास लिख रहा हूं आपको भी उसके साथ चलना है, बुक खोलनी है, बुक पे देखना है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपके पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आप ध्यान देंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है आपके पास निजवाचक
निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपने सर्वनाम शब्द का अभिप्राय जानना है, उसके बाद परिभाषा जाननी है, और उसके बाद ये जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों को याद करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम आपको सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हम पहले परिभाषा जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 चीजें आती हैं, तो ध्यान देंगे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता का मतलब मैं हूं, पाठक आप सुन रहे हैं, और श्रोता पाठक पढ़ने वाला और श्रोता आप सुनने वाला, अथवा अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम जहां प्रयोग होंगे वहां पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमने आपको इसके 3 पार्ट बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आपके पास उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और दूसरा बनाएंगे मध्यम पुरुष, और तीसरा बनाएंगे अन्य पुरुष। अब ध्यान दो, इसमें उत्तम पुरुष में क्या है? मैं। मध्यम पुरुष में क्या है? तुम। और अन्य पुरुष में क्या है? वह। ये 3 चीज ध्यान रखेंगे आप। मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, और तीसरा कोई अन्य। तो ये 3 चीजें आप ध्यान देंगे, मैं, तुम और वह। अब हम अगर परिभाषा पढ़ते हैं, बोलने वाला या लिखने वाला जब अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको मैं लिखा हुआ है कि मैं बोलने वाला। आप यहां पे भी लिख सकते हैं बोलने वाला, मैं मतलब बोलने वाला। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि हम जब परिभाषा आपको बता रहे हैं कि बोलने वाला या लिखने वाला, अभी मैं हूं ना, तो बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, अर्थात कहने का मतलब जहां इन चीजों के लिए प्रयोग होगा जो सर्वनाम, वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष, मतलब तुम। मध्यम पुरुष में जिससे बात की जाती है या जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए। तो मैंने कहा तुम, तो यहां पर क्या है? यहां पर मैंने आपको जिससे बात की जाए, तो जिससे, ये मैं अभी आपको केवल उदाहरण से बता रहा हूं, जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होते वह, जिसके विषय में हम बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सके मैं तीसरे के लिए उदाहरण दे दूं आपके कि वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो इस प्रकार के जहां सर्वनाम, जिन सर्वनामों का वहां पर प्रयोग होगा वह अन्य पुरुष कहलाएगा। अर्थात इसमें आप जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाए। तो ये 3 चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि उत्तम में मैं, मध्यम में तुम, और अन्य पुरुष में वह, अन्य कोई तीसरा। अब हम इसके बारे में आपको उदाहरण बताएंगे यहीं पर कि उदाहरण क्या है। सबसे पहले, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। मैं पत्र लिखता हूं। कुछ बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है? मैं उत्तम पुरुष हो गया। तुम उसी का बना हुआ है, तुम पत्र लिखते हो। देखो, ये तुम मैंने बना दिया, मैं, ये सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूं। तीसरा अन्य पुरुष, वह पत्र लिखता है।
तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग और उदाहरण मैंने आपको यहां दिया, इससे आपको पता लग गया होगा कि उत्तम पुरुष में क्या होता है। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मुझसे, हम सब, हम लोग, मतलब इसके बहुवचन बनाते जाने हैं। या फिर मध्यम पुरुष में आप कह सकते हैं तुम, तू, तुम, आप लोग, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम है। और अन्य पुरुष में वह, वे, उस और उसमें या जिन, आप। इसके बाद दूसरा जो सर्वनाम है, हमने जो दूसरा सर्वनाम आपको पढ़ाया है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा, निश्चय अपना पता लग रहा है, इसमें निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकट के व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय रूप से संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं यहां मेरा छोटा भाई है, यहीं पे आप लिख सकते हैं यहां मेरा छोटा भाई है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सर्वनाम होगा, यह। तो यहां पर निश्चित हो रहा है कि यह मेरा छोटा भाई है। ऐसा नहीं होगा कि वहां किसी का कुछ छोटा भाई है, मतलब वहां अनिश्चित नहीं है। यहाँ पे निश्चित वस्तु की मात्रा का जो बोध कराता है जो शब्द और जो सर्वनाम, वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वह मधु का कमरा है या वह राम का कमरा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह, वह, ये आम का पेड़ है, ये चौक है, ये फैन है, ये पुस्तक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दूसरा देखो अनिश्चयवाचक, सेम उसी का पार्ट। आ मतलब नहीं, अनिश्चय, जो निश्चय नहीं है, इतना आपको ध्यान देना है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने निश्चित वस्तु का मात्रा का बोध करवाया, लेकिन अनिश्चयवाचक में यहां पर निश्चित वस्तु का मात्रा का बोध नहीं होगा। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज है उनका निश्चित बोध नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित बोध होता है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं बाहर कोई आ रखा, बाहर कोई खड़ा है, ऐसे लिखो, बाहर कोई खड़ा है। तो यहां पर देखो हमने बीच में इसका प्रयोग किया है। तो कोई मतलब बाहर कोई खड़ा है, हमें कोई पता नहीं उसके बारे में कि कौन, लड़का है, लड़की है, व्यक्ति है या फिर प्राणी है, कोई और पशु है, पक्षी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हो सके हम लिख सकते हैं कि दाल में कुछ पड़ा है, तो वहां पे भी कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हो सके हम कहते हैं किसी से उसके घर का पता पूछो, किससे पूछे, कोई पता नहीं है। अर्थात इसी तौर पर हम कह सकते हैं कोई, किसके या किसी से, तो इससे हम कह सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये क्लियर होना चाहिए, निश्चयवाचक निश्चित मात्रा का और अनिश्चयवाचक अनिश्चय मात्रा का बोध कराता है। तो ये दो चीजें। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो सर्वनाम आता है, तीसरा सर्वनाम हमारे पास है, तीसरा तो हो गया चौथा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम भी आपको बहुत सरल लगेगा जब मैं बताऊंगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जब कि जिन वाक्यों के द्वारा सर्वनाम शब्दों का संबंध एक दूसरे से स्थापित किया जाता है, ऐसे सर्वनामों को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जैसे, वैसे, जितना, उतना आदि ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो मन लगाकर पढ़ता है, ऐसा लिखेंगे, जो मन लगाकर पढ़ता है वही सफल होता है।
यहाँ पे ध्यान दो, हमने जो लिखा, देखो पहले वाला सर्वनाम और फिर बाद में दूसरा सर्वनाम, इसके साथ हमने इस वाक्य को पूर्ण कर दिया, इस वाक्य को जोड़ा है। अर्थात कहने का मतलब जब हमने कहा जो मन लगाकर पढ़ेगा, जब इसकी बात हो रही तभी जाके ये वाला वाक्य पूर्ण हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है ना। हमने कहीं मन लगाकर पढ़ता है सफल होता है, कौन होता है किसके बारे में कहा जा रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन जब हम लिखेंगे जो मन लगाकर पढ़ता है, वो कोई मनुष्य भी हो सकता है या फिर कोई पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सर्वनाम हमें संकेत करता है कि ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर ये क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इसको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा जितना और उतना, देखो जितना गुड़ या फिर मीठा लिख सकते हैं, गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे आप, हमने लिखा जितना और उतना, ये दो जो सर्वनाम है इन वाक्यों को पूर्ण कर रहा है और आपस में क्या है, संबंध बता रहा है कि जितना गुड़ डालोगे, इससे बात की जा रही है। फिर दूसरा ये वाला वाक्य भी इसी पर आश्रित है, ये वाक्य इस पर आश्रित है, अर्थात कहने का मतलब है एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। और इसके बाद हम पांचवा और जो छठा है, इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो पांचवा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण लिख सकते हैं, तुम्हें कौन पुकार रहा है, या तुम कहां खड़े हो। तो आप लिख सकते हैं आपका क्या नाम है, क्या नाम है। तो क्या क्या है इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या क्या है इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा आप लिख सकते हैं, तुम्हें कौन पुकार रहा है, तुम्हें कौन पुकार रहा है। तो यहां पर ध्यान देंगे आप, यहां पर कौन है, कौन। तो मतलब कहने का मतलब है क्या, कौन, कैसे, किससे, ये चीजें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। और लास्ट जो सर्वनाम आपके पास है वो है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों के निजत्व मतलब अपने लिए, निजत्व का मतलब होता है अपने लिए प्रयुक्त होता है, या अपने लिए बोध होता है, या अपने के लिए बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना काम स्वयं करो, उदाहरण मैं दूंगा, तुम अपना काम स्वयं करो। तो कौन सा ऐसा शब्द है इसमें, आप ध्यान दो, कौन सा ऐसा शब्द है जो अपनी ओर संकेत कर रहा है, क्या तुम अपना काम, ये भी नहीं कर, स्वयं का मतलब अपने लिए। तो यहां पर क्या आएगा, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊं, कहने का मतलब अपनी ओर संकेत हो, वह खुद को बहुत सुंदर समझती है। तो कहने का मतलब है जो ऐसे सर्वनाम होंगे वो सारे निजवाचक सर्वनाम होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाए हैं अच्छी तरह से आपको इसमें बुक से देखना है, और जो वीडियो मैंने आपको भेजी है इस वीडियो को भी आपने अच्छी तरह समझना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा।